क्या इस बार के आम चुनाव में पर्यावरण का मुद्दा राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में होगा? यह मुद्दा उठना इसलिए अहम है क्योंकि सबसे पहली मार हम अपनी सांसों पर झेल रहे हैं। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुड़गांव दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है। बाकी दिल्ली, एनसीआर और देश के कई बड़े शहरों का यही हाल है। हमारी सहयोगी अंजलि स्टवाल बता रही हैं कि प्रदूषण का स्तर जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बहुत बढ़ा तो वहां क्या कदम उठाए गए। वो सवाल कर रही हैं कि क्या ऐसा हम अपने देश में भी कभी कर पाएंगे। दिल्ली एनसीआर की हवा सांसों पर भारी है, इसके बावजूद किसी को इन उखड़ती सांसों की फिक्र नहीं। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस के मुताबिक साल 2018 में दिल्ली एनसीआर के शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। गुरुग्राम तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। उसके बाद टॉप 10 में है गाजियाबाद, फरीदाबाद, भिवाड़ी और नोएडा। दिल्ली भी वैसे बहुत दूर नहीं। सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर फेफड़ों पर भारी पड़ने वाला PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इन सभी इलाकों की हवा में सबसे ज्यादा जहर घोल रहा है। ये आंकड़े भले अभी आए हैं, लेकिन इस जहरीली हवा को हम सालों से महसूस कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस दम घोटू हवा से निपटने के मामले में हम गंभीर कितने हैं। बीते 4 साल में तो ये हवा बद से बदतर हो चुकी है। सरकारों ने भी बस दिखावटी कामों के अलावा कुछ खास नहीं किया। न तो केंद्र की मोदी सरकार ने और न ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने। साल 2015 की सर्दियों में दिल्ली की हवा का मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार को ऑड इवन नियम लागू करने पर मजबूर होना पड़ा। इसे उस साल 2 बार लागू किया गया, पहले जनवरी में 15 दिन और फिर अप्रैल में 15 दिन। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार के अपने ही एक सर्वे में सामने आया कि दूसरे दौर में 99.6% लोगों ने इस नियम का पालन किया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 81% लोग चाहते थे कि ऑड इवन नियम जरूरत के हिसाब से फिर लागू किया जाए और 60% से भी ज्यादा लोगों ने कहा कि ऑड इवन को स्थायी बना दिया जाए। लेकिन फिर जैसे सरकार भी सब कुछ भूल गई। इस नियम पर आगे खास बात हुई ही नहीं। दिखावे भर के कार्यक्रम भले ही होते रहे हों। इससे पता चलता है कि साफ हवा का मुद्दा हमारी सरकारों की प्राथमिकताओं में कितना दूर है। एक तुलना के लिए हमने इसी मुद्दे पर स्वीडन की सरकार की गंभीरता देखी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम ने भी अपनी हवा को साफ करने के लिए 11 साल पहले ऐसे ही सख्त कदम उठाए थे। 2007 में स्टॉकहोम में घुसने वाली गाड़ियों पर कंजेशन चार्ज लगाना शुरू किया गया। शुरुआत में शहर के 60% से भी ज्यादा लोग इस कदम के खिलाफ थे, लेकिन 6 महीने के ट्रायल पीरियड के बाद हुई एक रायशुमारी में 52% लोगों ने कंजेशन चार्ज को स्थायी बनाने के लिए वोट डाला। इस सख्ती का फायदा ये रहा कि वहां गाड़ियों की तादाद में 25% की कमी आई, जिसका असर हवा की क्वालिटी पर साफ दिखा। कुछ तो करना ही था। मुख्य प्रति चाहती थी कि एक नया सिस्टम बनाया जाए और उसे पब्लिक के सामने रखा जाए 2006 के चुनाव से पहले अपने कैंपेन में। लेकिन राजनीतिक दबाव में उन्होंने 2002 के चुनाव के बाद ही ग्रीन पार्टी की मांग माननी पड़ी कि आने वाले 4 साल के अंदर कंजेशन चार्ज का एक ट्रायल किया जाए। 4 साल तैयारी के लिए कम थे, लेकिन उद्देश्य था बेहतर पर्यावरण, बेहतर हवा और शहर में आवाजाही आसान करना। साफ हवा की खातिर लोगों की बदलती सोच से स्वीडन के नेताओं को हिम्मत मिली। 2011 तक 70% लोग वहां कंजेशन चार्ज का समर्थन करने लगे। स्वीडन सरकार सिर्फ चार्ज या पेनल्टी तक सीमित नहीं रही। शहर में सार्वजनिक यातायात को और बेहतर किया गया ताकि लोगों को अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलने की जरूरत कम पड़े। अलग से साइकिल ट्रैक भी बनाए गए। किसी भी शहर के लिए उसकी परिवहन व्यवस्था बेहद अहम है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम है कि किस तरीके से वो शहर अपने यहाँ रहने वालों को एक साफ सुथरी और एक ग्रीन परिवहन व्यवस्था दे सके। लगता है कि स्टॉकहोम ने इस चुनौती का निपटारा ठीक ढंग से कर लिया है। स्टॉकहोम का लक्ष्य है 2050 तक पूरी तरह से पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को खत्म करना।
हालांकि स्टॉकहोम की पूरी परिवहन व्यवस्था अब भी अपेक्षाकृत साफ ईंधन जैसे इथेनॉल पर चलती है, लेकिन शहर का प्रशासन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से पैदा बिजली से चलने वाली गाड़ियों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहा है। निजी इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग और पार्किंग का भी ढांचा तैयार किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको चार्जिंग का बंदोबस्त चाहिए। आप कहां अपनी गाड़ी चार्ज करेंगे? आपका घर आपकी पहली प्राथमिकता होगा, इसलिए हम घर पर चार्जिंग की व्यवस्था लगाने में लोगों की मदद करते हैं। साथ में सड़कों पर और सड़कों से अलग पार्किंग में सार्वजनिक चार्जिंग की जरूरत है, हम उसका भी इंतजाम करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ इंसेंटिव की जरूरत होती है ताकि पता चले कि सरकार और शहर का प्रशासन आपको सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ कर रहा है। स्वीडन में अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो सरकार आपको 60,000 स्वीडिश क्राउन्स यानी 4.5 लाख रुपए देती है और शहर उसको चार्ज करने के लिए आपको पूरा इंतजाम देता है। इन सब कोशिशों के बाद 2016 में स्टॉकहोम के निवासियों के बीच फिर सर्वे हुआ, जिससे पता चला कि हालांकि 60% लोगों के पास अपनी गाड़ी है, लेकिन सिर्फ 20% ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 10 से 15% लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या स्वीडन के इस उदाहरण को हम अपने देश के शहरों पर लागू नहीं कर सकते? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक बार फिर चुनाव सिर पर है, देखना है कि पार्टियों के घोषणा पत्रों में प्रदूषण का मुद्दा कहीं शामिल होता भी है या नहीं। क्या स्वीडन की तरह हमारे यहाँ भी कोई पार्टी निकलेगी जो पर्यावरण के मुद्दे पर जीत पाए और इसी मुद्दे पर सरकारों को अपना समर्थन भी दे? स्वीडन में ग्रीन पार्टी ने ऐसा ही किया था। उसके समर्थन पर टिकी मुख्य पार्टी को न चाहते हुए भी हवा साफ करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े। इस बार हमारी पार्टियों का मूल्यांकन इस बड़े मुद्दे पर भी होना ही चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। नई दिल्ली और स्टॉकहोम से अंजलि इस्टवाल की रिपोर्ट।